हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम सभी लोग फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी को पढ़ेंगे जो आपके किसलय भाग 3 में दी हुई है। चलिए, ठेस कहानी पढ़ने से पहले जो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी भी आपके बिहार के ही थे। आप चलिए थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। फणीश्वर नाथ रेणु जिनका जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया जिले के औराही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक। और उनकी जो मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुई थी। ये बहुत ही अच्छे लेखक थे, लोक मर्मज्ञ। ये आंचलिक लेखक थे। आंचलिक मतलब होता है किसी अंचल विशेष से लिखने वाले। इनकी बहुत सारी कहानियाँ उपन्यास फेमस हैं। जैसे इनकी कहानियों में लाल पान की बेगम बहुत ही फेमस है, और उपन्यास में मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए आज तो इसमें एक कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में जो दी हुई है किसलय भाग 3 के, जो नॉन हिंदी क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एग्जाम सिर पे है। चलिए हम लोग इस बात को रिवीजन के तौर पे पढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए। लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। मतलब ये जो कहानी है इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो मिथिलांचल, बिहार के मिथिला क्षेत्र की बात है, उसकी लोक संस्कृति का वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है और श्रम के प्रति सम्मान की भावना। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ही बन जाएगा कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में कौन सा पाठ महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, तो आपका आंसर होगा ठेस। अब देखिए, आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी यह कहानी उल्लेखनीय है। क्वेश्चन बन जाएगा कि आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से कौन सी कहानी उल्लेखनीय है, तो आपका आंसर होगा ठेस। तो चलिए इसके बारे में अब कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि परीक्षा की गहराई को जो गंभीर विद्यार्थी होते हैं वही जानते हैं। इसलिए मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करती और आपको एग्जाम के टाइम पे एकदम टू द पॉइंट सटीक बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए इसमें सिंचन की कहानी है। सिंचन की कहानी को हम लोग जानते हैं। खेती बाड़ी के समय गाँव के किसान सिंचन की गिनती नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग उसको बेकार नहीं बेगार समझते हैं। ऐसा क्यों समझते हैं? इसलिए क्योंकि खेत खलिहान में मजदूरी के लिए उसे कोई बुलाने जाता सिंचन को, तो लोग कहते क्या होगा उसे बुलाकर। ऐसा क्यों कहते? क्यों कि जब दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3, एक पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा आप लोग, कितना 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं जाकर सिंचन राय हाथ में खुरपी लेकर डुलता हुआ दिखाई देगा। डुलाता हुआ, क्या लेकर? हाथ में खुरपी लेकर, और धीरे धीरे चलता है। एकदम पाँव लगता है कि पगडंडी तौल तौल के रख रहा है। कुछ ऐसा व्यवहार है सिंचन का। हाँ, अगर मुफ्त मजदूरी देनी हो तो बात अलग है, ऐसा गांव के लोग सोचते थे। फिर ठीक है, आज सिंचन को लोग मुफ्तखोर, कामचोर और चटेर कह ले कोई। एक समय था, समय सबका बदलता है, तो सिंचन का भी समय था। एक समय था जब सिंचन उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसे पूछते ही नहीं थे, खुशामद भी करते थे। क्या कहते थे? अरे सिंचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन समय निकाल कर चलो। कल मेरे बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। क्या कहा है चिट्ठी में? कि सिंचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि चिक क्या होती है। तो चिक बांस की पतली पतली चादर टाइप से बनी हुई एक कारीगरी होती है, जो उस समय कलाकार हाथ से बनाया करते थे। सिंचन भी उसी तरह का एक कारीगर है। अब देखिए, मुझे याद है, ये बात कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु, कि मुझे याद है जब मेरी माँ सिंचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता कि भोग क्या क्या लगेगा, मतलब सिंचन को खाने में क्या क्या दोगी, क्योंकि सिंचन क्या था, उसे खाना बहुत पसंद था। तब उसकी माँ हंसकर बोलती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता, मतलब मेरे सामने वो कभी कोई डिमांड नहीं करता। अब देखिए, ब्राह्मण टोली के पंचानंद के छोटे लड़के, याद रखिएगा किस टोली की बात आई थी, तो ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिंचन ने। क्या कहा था? तुम्हारी भाभी तो नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर तो कढ़ी बनाती है। कढ़ी तो हम
इमली का रस डालकर जो कढ़ी बनती है तो वो हम कहाँ कुम्हार लोग घर वाली बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सिखाया सर। मतलब एक तरह से ये व्यंग कर रहा था कौन, सिरचन। इससे ये हमको समझ में आता है कि सिरचन जो है स्पष्टवादी है, मतलब जो मन किया वो मुंह पे ही बोलने वाला है। इसी कारण मैं सिरचन को बुलाने से पहले क्या कर रहा था, माँ से पूछ लेता था क्या कि भोग क्या क्या लगाओगी। आगे देखिए, सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती आओ सिरचन, मतलब सिरचन घर आ गया। माँ हुलस कर मतलब बहुत ही खुश होकर कह रही हैं आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की डांडी मतलब खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। देखिए प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि सिरचन को घी की खखोरन के साथ या डांडी के साथ क्या पसंद है, तो चूड़ा बहुत पसंद है। ठीक, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भी भेजा है। क्या संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है। क्यों रूठी हुई है, उसे मोती की शीतल पार्टी चाहिए। क्या चाहिए, मोती की शीतल पार्टी। सिरचन अभी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, मतलब क्योंकि उसे बहुत पसंद है क्या, घी की खखोरन और चूड़ा। फिर उसके मुंह में पानी आ जाता तो उसको संभाल कर हंसता और घी की सौंधी खुशबू सूंघ कर ही वो बोलता आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। ऐसा कौन कहता है, सिरचन। अब सिरचन जाति से क्या है, कारीगर। ये बात भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा कि सिरचन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि सिरचन जाति से कारीगर है। और एक एक मोती और पटेल को हाथ में लेकर बड़े जतन से उनकी कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त कर देता है। काम करते समय उनकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ क्या करता है सिरचन, यदि वो काम कर रहा है, काम में कोई उसे डिस्टर्ब किया तो बिल्कुल गेहूं सांप की तरफ उपकार उठता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सिरचन क्या है, मुंहजोर है लेकिन कामचोर नहीं है। जैसा कि उसे गांव वाले समझते हैं वो ऐसा नहीं है, वो क्या है, मुंहजोर है लेकिन कामचोर नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे अब कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।